आज के लेक्चर में मैं यूरिया साइकिल को डिस्कस करने वाला हूँ। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। सबसे पहले आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि यूरिया साइकिल किस ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यूरिया साइकिल एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स में देखा जाता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यूरिया का प्रोडक्शन क्यों होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हमें पता है कि अमोनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया बॉडी में बनता है, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में यूजिंग यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया जो है दैट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अब अमोनिया क्यों इतना टॉक्सिक है? क्योंकि अमोनिया का अगर NH3 का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, यानी कि सेल के अंदर अगर अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये pH जो है सेल का pH क्या करता है, बढ़ा देता है। सेल का pH अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें पता है कि हर एंजाइम का एक अपना pH होता है, जिस pH पे वो काम करते हैं। अब यहाँ पे सेल का अगर pH बढ़ रहा है तो जो एंजाइम लो pH पे काम करते हैं वो तो काम करना बंद कर देंगे, और इस तरह से बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। तो पहला तो ये इफ़ेक्ट है NH3 के कंसंट्रेशन से के बढ़ जाने से। दूसरा है कि pH के बढ़ जाने से सेल का जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है उसकी। तीसरा जो बात है, अमोनिया के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से अमोनिया क्या करता है कि ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट इसको रिमूव कर देता है, रिमूव फ्रॉम TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। हमें पता है कि अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट इट इज़ वन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ TCA साइकिल। अगर ये रिमूव हो गया तो TCA साइकिल क्या होगा, नहीं चलेगा। दूसरा ये क्या करता है कि इट रिमूव्स NADH2 फ्रॉम ETS। NADH2 को रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। अब दोनों के रिमूवल से क्या होगा, ETS भी क्या होगा, ETS में जो ATP बन रहा है वो नहीं बनेगा, प्लस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के द्वारा जो रिडक्टिव कंपाउंड्स बन रहे हैं जैसे कि FADH2 NADH2 वो बनना बंद हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो सेल का ATP प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। और चौथा ये है कि सेल का pH बढ़ जाने से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है वो इनहिबिट हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर जो आयंस बाहर से आ रहे हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी आयंस अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत ही टॉक्सिक क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यूरिया की, तो यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक कंपेयर टू अमोनिया। सो हमारे बॉडी में और कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, तो बॉडी ने ये देखा कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बेटर है। और फिर यूरिया जो है वो लेस वाटर सॉल्युबल है, इसलिए उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग किडनी। और अगर बॉडी में भी रहा कुछ पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है अमोनिया के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से, इसलिए हमारा बॉडी यूरिया बनाता है। और यूरिया आपको मैंने बताया कि एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स में पाए जाते हैं। यूरिया साइकिल, अब यूरिया साइकिल के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल जो है वो 5 स्टेप प्रोसेस है।
5 स्टेप है इसमें। और ये कहाँ पे होता है? लीवर सेल में होता है। लीवर सेल के भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसॉल में होता है। ठीक है, इसमें जो है 2NH3 2 अमोनिया, 3 ATP एंड 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये लगते हैं। यानी कि इसमें इस प्रोसेस को चलाने के लिए ATP लगता है, यानी कि ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद हम लोग यूरिया साइकिल देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से उसमें कंपाउंड्स बनते हैं और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा मैं आपको एक न्यूमेरिक दूंगा जिसके यूज़ से आप पूरे प्रोसेस को ईजिली याद कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये यूरिया साइकिल का डायग्राम है। और जैसा कि हमने बताया कि यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में होता है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसॉल में होता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड है ग्लूटामेट जो कि लीवर के बाहर जो सेल है वहाँ से इंटर करता है। ग्लूटामेट क्या है? एक अमीनो एसिड है। ये इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, किसके? लीवर के। और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में विद द रिलीज ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यानी कि ग्लूटामेट जो है वो अमोनियम आयन और अल्फा कीटोग्लूट्रेट का बना हुआ है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये फिर ग्लूटामेट बन जाएगा। तो उसी तरीके से जब इसका ब्रेकेज होता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट निकलता है। अब आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सलोएस्टिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑक्सलोएस्टिक एसिड अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट करता है और एस्पार्टेट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन है ये बाइकार्बोनेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है सेल के अंदर, माने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या करता है? अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के लिए 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है। जो 2 ATP है वो 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन यानी कि अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन से जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो है कार्बेमॉयल फॉस्फेट। तो ये पहला प्रोसेस है, अमोनियम आयन रिएक्ट्स विथ बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बेमॉयल फॉस्फेट। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बेमॉयल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPS1 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम साइटोसॉल में जाते हैं। साइटोसॉल में एक कंपाउंड है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है और यहाँ पे जो पहला कंपाउंड बना है कार्बेमॉयल फॉस्फेट उससे रिएक्ट करता है और साइट्रोलिन बनाता है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? ऑर्निथिन रिएक्ट्स विथ कार्बेमॉयल फॉस्फेट टू फॉर्म साइट्रोलिन। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। अब साइट्रोलिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना है। साइट्रोलिन आ जाता है कहाँ? साइटोसॉल में आता है। साइटोसॉल में ये ATP के प्रेजेंस में ये बना देता है एक इंटरमीडिएट साइट्रोलिल AMP इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो ATP लग रहे हैं वो AMP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कि ये प्रोसेस जो है वो नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ 2 के बाद 3 दिखाते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे एक ATP और लग रहा है साइटोसॉल में। 2 ATP तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लग रहा है, लेकिन एक ATP जो दूसरा है वो कहाँ पे लग रहा है? तो वो यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए साइट्रोलिल AMP इंटरमीडिएट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट में। लेकिन यहाँ पे जो एस्पार्टेट बना था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसॉल में आता है और साइट्रोलिल AMP इंटरमीडिएट से रिएक्ट करता है एस्पार्टेट और तब बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट। और यहाँ पे AMP बाहर निकल जाता है। अब आर्जिनोसक्सिनेट, हाँ, यहाँ पे जो थर्ड जो रिएक्शन है वहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज।
यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट फ्रॉम साइटोलिल AMP इंटरमीडिएट के लिए जो एंजाइम है वो है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। अब आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो बनाता है आर्जिनिन और एक फ्यूमरेट मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है, चौथे प्रोसेस में। यानी कि आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनने के प्रोसेस में जो एंजाइम काम करते हैं वो है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेक कर रहा है इसलिए हमने यूज़ किया है लाइज। अब ये जो फ्यूमरेट बना है, फ्यूमरेट फिर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहाँ पे वो TCA साइकिल को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि हमें पता है कि TCA साइकिल में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फ्यूमरेट। नाउ जब आर्जिनिन बनता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है ऑर्निथिन एंड यूरिया। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो है आर्जिनेज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथिन फ्रॉम आर्जिनिन। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो है आर्जिनेज। अब यहाँ पे इस यूरिया साइकिल को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आप यूरिया साइकिल को कभी नहीं भूलेंगे। निमोनिक है वो है ऑर्निथिन कैन कम एंड एड फ्लेवर्ड एल्ट यूरिया। ठीक है, ऑर्निथिन कैन कम एंड ऐड फ्लेवर्ड एल्ट यूरिया। वेयर ऑर्निथिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंपाउंड है, उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट है, तीसरा जो है साइटोलिन है एंड एस्पार्टेट, देन आर्जिनोसक्सिनेट, देन फ्यूमरेट, देन आर्जिनिन एंड देन यूरिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे तो आप जितने भी कंपाउंड हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उसको याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।